हमारी धरती पर कुल 7 महाद्वीप मौजूद हैं। सातों महाद्वीपों में सबसे ठंडा अंटार्कटिका महाद्वीप है। यहाँ की ठंड का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि तारीख 24 अगस्त 1960 ईस्वी को यहाँ का तापमान -88.3 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, जो कि पृथ्वी की सतह पर मापा गया सबसे कम तापमान है। इस महाद्वीप को छोड़कर बाकी के महाद्वीपों पर अनेक प्रकार के पेड़ पौधे और जीव जंतु अपना बसेरा डाले हुए हैं, परंतु यहाँ ऐसा नहीं है। यहाँ पर न तो कोई देश है और न ही कोई इस जगह का अस्थायी निवासी। आपको जानकर हैरानी होगी कि यहाँ पर लगातार 6 महीने तक सूरज डूबता नहीं है और अगले 6 महीने तक सूरज दिखाई नहीं देता। आखिर इसके पीछे का कारण क्या है और क्यों यह महाद्वीप बाकी के महाद्वीपों से बिल्कुल ही अलग है? नमस्कार, एक बार फिर से दिवीड टीवी में आपका तहे दिल से स्वागत है। अंटार्कटिका दुनिया का सबसे दक्षिणी और 5वां सबसे बड़ा महाद्वीप है। यह लगभग 140 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला है, जिसका 98% भाग औसतन 1.6 किलोमीटर मोटी बर्फ से ढका है। अगर इसकी आकार की तुलना ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप से की जाए तो ऑस्ट्रेलिया जैसी 2 महाद्वीप अंटार्कटिका में बिल्कुल फिट हो सकते हैं। यह चारों तरफ से हिंद महासागर, प्रशांत महासागर और अटलांटिक महासागर से घिरा है। वैसे तो दुनिया में 4 तरह के मौसम होते हैं, परंतु इस श्वेत महाद्वीप पर गर्मी और ठंडी 2 ही प्रकार के मौसम होते हैं। गर्मी के दिनों में यहाँ का तापमान 5 से 15 डिग्री सेल्सियस होता है, जबकि ठंडी के दिनों में तापमान गिरकर -90 से -80 डिग्री सेल्सियस के बीच पहुंच जाता है। यहाँ पर वर्षा एकदम ना के बराबर होती है और थोड़ी बहुत बारिश होती भी है तो किनारे वाले क्षेत्र में। यही कारण है कि इसे ठंडा रेगिस्तान भी कहा जाता है। हम बात करें यहाँ की ठंडी हवाओं का तो ये कभी कभी 320 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से भी बहती है, जो इंसानों के खून को भी जमा सकती है। इतनी ठंड और तेज चलने वाली हवाओं के बीच इंसानों को अपने आप को जिंदा रखना बेहद मुश्किल है, इसीलिए यहाँ की अस्थायी आबादी शून्य है। पृथ्वी पर कुछ स्थान ऐसे भी मौजूद हैं जहाँ लगातार कई दिन तक सूरज का उजाला या फिर लगातार कई दिन तक अंधेरी रात होती है। अंटार्कटिका भी ऐसे ही स्थानों में से एक है। यहाँ पर लगातार 6 महीने तक दिन और फिर लगातार 6 महीने की रात होती है। अब आपके मन में सवाल तो जरूर उठ रहे होंगे कि आखिर यहाँ ऐसा क्यों होता है। आइए अब हम इसे विस्तार से समझते हैं। जैसा कि हमें मालूम है, पृथ्वी गोल है और अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री झुकी हुई है। इसे 2 गोलार्धों में बांटा गया है। पहला उत्तरी गोलार्ध, दूसरा दक्षिणी गोलार्ध। उत्तरी गोलार्ध के सबसे ऊपर उत्तरी ध्रुव है और दक्षिणी गोलार्ध के सबसे नीचे दक्षिणी ध्रुव है, जहां पर अंटार्कटिका मौजूद है। जब उत्तरी गोलार्ध सूर्य की तरफ झुका होता है तो पृथ्वी के अपने अक्ष पर झुके होने के कारण उत्तरी ध्रुव पर लगातार सूर्य की किरणें पड़ती है, जिससे उत्तरी ध्रुव पर 6 महीने का दिन होता है और दक्षिणी ध्रुव यानी कि अंटार्कटिका में 6 महीने की रात होती है। जब दक्षिणी गोलार्ध सूर्य की तरफ झुका होता है तो दक्षिणी ध्रुव पर लगातार 6 महीने तक सूर्य की किरणें पड़ती है, जिससे अंटार्कटिका में 6 महीने का दिन होता है। बर्फ से ढके इस महाद्वीप को साल 1763 में ब्रिटिश कैप्टन जेम्स कुक ने देखा, लेकिन जबरदस्त ठंड और मौसम खराब होने के कारण कैप्टन कुक अंटार्कटिका के मुख्य भूमि से 121 किलोमीटर की दूरी से वापस लौट आए। इसके बाद साल 1820 में रूसी नौसेना का कैप्टन वेलिंगशॉसन ने यहाँ के जमीन पर सबसे पहला इंसानी कदम रखा। अभी यहाँ पर 1000 से 5000 की अस्थायी आबादी है, जिसमें ज्यादातर वैज्ञानिक हैं। अंटार्कटिका में इंसानों का जिंदा रहना तो मुश्किल है ही, साथ में यहाँ तक सही सलामत पहुँचना अपने आप में एक बहुत बड़ी चुनौती है। यह चारों तरफ से तूफानी समुद्रों और बर्फ के बड़े बड़े तैरते हुए पहाड़ों से घिरा है। यदि साधारण जहाज द्वारा यहाँ पहुँचने की कोशिश की जाए
तो जहाज बर्फ के चट्टानों में फंसकर रह जाएंगे और उस पर सवार लोग कुछ दिनों बाद भूख प्यास से अपना दम तोड़ देंगे। इसलिए यहाँ पहुँचने के लिए एक स्पेशल जहाज का इस्तेमाल किया जाता है। यहाँ पर मौजूद टेलर ग्लेशियर के झरने से लाल रंग का पानी बहता है। यह देखने में बिल्कुल खून की तरह लाल दिखाई देता है। इसे पहली बार देखकर वैज्ञानिक भी हैरान थे। हालांकि अब इस गुत्थी को सुलझा लिया गया है। रिसर्च के बाद पता चला कि इस पानी में आयरन ऑक्साइड की भरपूर मात्रा है, जो हवा के संपर्क में आकर पानी को लाल बना देता है। वैज्ञानिकों का अनुमान है कि इस जगह पर बर्फ के नीचे लौह अयस्क का भंडार हो सकता है। अंटार्कटिका महाद्वीप पर बहुत सारी पर्वतमालाएं उपस्थित हैं। इनमें सबसे ऊंची चोटी विंसन मासीफ है, जिसकी ऊंचाई 4892 मीटर है, जो हिमालय का लगभग आधा है। दुनिया का सबसे ठंडा स्थान होने के बावजूद यहाँ पर एक सक्रिय ज्वालामुखी है। चारों तरफ से बर्फ से घिरे होने के बावजूद अपने अंदर धधकता लावा लिए हुए खड़ा यह ज्वालामुखी माउंट एरेबस के नाम से दुनिया में मशहूर है। इसकी ऊंचाई 3794 मीटर है। फिलहाल अभी इस ज्वालामुखी से गर्म भाप निकल रही है। यहाँ पर वीदा नामक खारे पानी की झील भी मौजूद है। पार अंटार्कटिका पर्वतमाला अंटार्कटिका को दो भागों में बांटती है। इसका पूर्वी हिस्सा पश्चिमी हिस्से से बड़ा और अधिक ठंडा है। पूरे अंटार्कटिका महाद्वीप पर मात्र 70 प्रकार के जीव खोजे गए हैं। इनमें से 44 कीड़े मकोड़े हैं। यहाँ कोई स्थलीय स्तनधारी प्राणी नहीं है, लेकिन बहुत सारे समुद्री स्तनधारी तटों पर विश्राम करने या भोजन की तलाश में आते हैं। बिना दांत वाले व्हेल काफी मात्रा में किनारे पर दिखाई पड़ते हैं। यहाँ पर एडली और एम्पेरर दो पेंगुइन की प्रजाति अपना बसेरा डाले हुए है। एम्पेरर पेंगुइन का आकार और वजन एडली पेंगुइन से ज्यादा होता है। यहाँ शाकाहारी प्राणी का जीवन नहीं है। इसका मुख्य कारण है कि वनस्पति के नाम पर सिर्फ लाइकेन और ना के बराबर कुछ ही पौधे हैं। अंटार्कटिका हमेशा से ही बर्फ की मोटी चादर के नीचे दफन और बंजर नहीं था। किसी समय में पेड़ पौधों से भरपूर इस महाद्वीप पर शाकाहारी डायनासोरों का राज था। यहाँ पर डायनासोरों के कई अवशेष मिले हैं। तो आखिर यहाँ ऐसा क्या हुआ जो आज यह बर्फीला रेगिस्तान दुनिया से बिल्कुल अलग हो चुका है? वैज्ञानिक बताते हैं कि आज से कई हजार साल पहले, जब पृथ्वी अलग अलग 7 महाद्वीपों में नहीं बटी थी बल्कि 2 बड़े भूभागों में विभाजित थी, जिसके उत्तरी हिस्से को लौरसिया और दक्षिणी हिस्से को गोंडावना कहा जाता था। अंटार्कटिका गोंडावना का हिस्सा था। धीरे धीरे गोंडावना टूटने लगा और अलग अलग महाद्वीप बनकर एक दूसरे से दूर खिसकने लगे। अंटार्कटिका इसी दौरान ठंडा होते हुए दक्षिण की ओर चला गया और यहाँ से वनस्पति और जीव जंतु लुप्त हो गए। यह महाद्वीप इसलिए और भी महत्वपूर्ण हो जाती है क्योंकि यहाँ अनेक प्रकार के वैज्ञानिक प्रयोग किए जा सकते हैं। वैज्ञानिकों ने यहाँ पृथ्वी की चुंबकीय विशेषताओं, मौसम, सागरीय हलचलों, भूगर्भ विज्ञान से संबंधित कई प्रयोग किए हैं। भारत के साथ साथ कई देशों के अंटार्कटिका में अस्थायी वैज्ञानिक केंद्र स्थापित हैं। साल 1983-84 में भारत का सबसे पहला स्टेशन दक्षिण गंगोत्री के नाम से स्थापित किया गया, लेकिन अब यह पूरी तरह पानी में डूब चुका है। भारत के पहले रिसर्च सेंटर मैत्री की स्थापना साल 1988 में किया गया। इसके बाद हिमाद्री और भारती 2 और रिसर्च सेंटर बनाए गए, जो भारत को विज्ञान के क्षेत्र में एक नई ऊंचाई पर ले जाएंगे। कई सदियों से अंटार्कटिका प्रदूषण के खतरे से मुक्त था, पर अभी हाल में ही वैज्ञानिकों ने वहां की बर्फ में डीडीटी, प्लास्टिक, कागज जैसे कचरे खोज निकाले हैं, जो वहां स्थापित वैज्ञानिक केंद्रों से पैदा हुए हैं। 1980 के दशक में इस महाद्वीप के ठीक ऊपर ओजोन लेयर में एक छेद का पता लगा। ओजोन लेयर सूर्य से आती पराबैंगनी किरणों को रोकती है। यदि ओजोन लेयर न हो तो सूर्य की पराबैंगनी किरणें डायरेक्ट धरती पर आएगी,
जिससे जीव जंतुओं को कई खतरनाक बीमारियां हो सकती है। साथ ही धरती का तापमान अधिक होने के कारण ग्लोबल वार्मिंग का खतरा बढ़ जाएगा। यहाँ पर ओजोन लेयर में छेद होने का मुख्य कारण धरती पर हो रहे पॉल्यूशन, जिसमें ग्रीन हाउस गैसेज और क्लोरोफ्लोरोकार्बन में बेतहाशा वृद्धि है। अभी इस छेद का आकार अंटार्कटिका से 2 गुना और इंडिया से 8 गुना हो चुका है, जो अंटार्कटिका और पृथ्वी के लिए अच्छे संकेत नहीं हैं। अब हम बात करें अंटार्कटिका पर अधिकार की, तो अभी तक यहाँ किसी देश का दावा नहीं है। अंटार्कटिका संधि 1959 के अनुसार इस महाद्वीप को केवल शांति और वैज्ञानिकों के लिए समर्पित किया गया है। उस समय 12 देशों ने इस संधि पर हस्ताक्षर किए। वर्तमान में देशों की संख्या बढ़कर 54 हो चुकी है। पर सवाल यह उठता है कि क्या यह स्थिति हमेशा ऐसी बनी रह पाएगी? यदि यहाँ किसी महत्वपूर्ण खनिज की बड़ी खानों का पता चले या फिर किसी कारणवश अंटार्कटिका का बर्फ पिघलकर मनुष्य के रहने लायक वातावरण हो जाए, तो कई शक्तिशाली देश अपना अधिकार जमाने आगे आएंगे। इसके बाद यहाँ उपनिवेशीकरण के लिए होड़ मच सकती है, जो पूरी दुनिया के लिए बहुत बड़ा खतरा होगा। इसलिए हम मनुष्य को इस सुंदर और बर्फीले महाद्वीप को अपने हाल पर छोड़ देना चाहिए। इसी में हम सब की भलाई है। आप भी अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और साथ ही हमारे छोटे से YouTube परिवार को बड़ा बनाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।